नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका, यूएनजीए सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग को लेकर हलचल तेज। ट्रंप से मिलने से पहले पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से की बात। एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई। सबसे बड़ी अदालत ने की अहम टिप्पणी, कहा एसआईआर मतदाताओं के खिलाफ नहीं। वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर चुनाव आयोग और ममता सरकार में बड़ा टकराव। बंगाल के मुख्य सचिव दागी अधिकारियों को ना हटाने पर ईसी के सामने हुए पेश। बिहार विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक। टिकट दावेदारों और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। महागठबंधन में टेंशन बरकरार। खबरों में सबसे पहले बात टैरिफ विवाद की। पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में हिस्सा लेंगे। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूएनजीए के 80वें सत्र की हाई लेवल मीटिंग को 26 सितंबर को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस मीटिंग में ट्रेड और टैरिफ से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और यूएनजीए के सम्मेलन में दुनिया भर के नेता न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ साथ रूस से तेल खरीदने पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी का न्यूयॉर्क दौरा कितना अहम? पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि ये जो 50% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगाया है और अमेरिका के अंदर भी बड़ा विवाद चल रहा है, यूरोप भी देख रहा है और हिंदुस्तान चूंकि ब्रिक्स का एक सदस्य है और प्रोमिनेंट सदस्य है, और हिंदुस्तान जिस तरीके से तमाम साउथ के कंट्रीज को इकट्ठा करके इस टैरिफ वॉर में एक अहम नेतृत्व दे रहा है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाह होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार पाकिस्तान को कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, तो उनका ये अंदाज होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी सेना घुस के मारेगी। प्रधानमंत्री मोदी ये डिप्लोमेटिक हमला डोनाल्ड ट्रंप पे करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर उनका जो भाषण होगा वो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नहीं छोड़ने वाले। 2 तस्वीरें समझ में आ रही है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी जब भी इस तरह के विदेश यात्रा पे जाते हैं तो मोदी के नारे भी लगते हैं और इंडियन कम्युनिटी वहां साथ में उनसे मिलने और बड़े विशाल स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम भी होता है। तो आप देखते जाइए कि अमेरिका के अंदर जाकर ये 50% टैरिफ लगाने वाले प्रेसिडेंट को डिप्लोमेटिक तरीके से उनको अमेरिका में पहुंच के प्रधानमंत्री मोदी चुनौती देंगे और हर हिंदुस्तानी को इस पे फक्र होगा। बिल्कुल। अब बात ट्रंप पुतिन मुलाकात की। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बातचीत की है। दोनों देशों ने अपने मजबूत रिश्तों और यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग पर चर्चा की, जिसकी जानकारी रूस की सरकारी मीडिया ने आज दी है। पुतिन और किम जोंग के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब पुतिन की अलास्का में 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक होनी है। इस बैठक पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका की एक तरफ अब ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग पुतिन के कहने पर बुलाई गई, वहीं रूस का कहना है कि ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग के लिए कहा। वहीं अलास्का में होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शामिल नहीं होंगे, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुतिन ट्रंप से मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नॉर्थ कोरिया से बातचीत, क्या है इसके मायने? देखिए, ये काम तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन साहब
हिंदुस्तान के तरफ से बैटिंग करने गए। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के दुश्मन को वहां बुला करके बातचीत कर रहे हैं ना। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का एक दुश्मन है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें अमेरिकन टेरिटरी तक जा सकती हैं, यह भी बात आप समझ लीजिए। और ऐसे मौके पे हमने तो हाल के दिनों में कभी नहीं सुना कि नॉर्थ कोरिया से पुतिन की कुछ बातचीत चल रही हो या कोई इस तरह का। अब इतने इसको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले आप अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 से जाकर के मिलते हो, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ी मुसीबत। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। दूसरी तरफ जिसके लिए आप कर रहे हो वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके वो अलग डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन देने में जुटे हुए हैं। जेलेंस्की अलास्का नहीं जा रहे हैं, आज वो बर्लिन पहुंच गए और बर्लिन में आज रात बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। ईयू के तमाम नेता उनके साथ ऑनलाइन बातचीत होनी है ट्रंप की। ट्रंप ने कल कहा था कि हम जो कुछ भी डिस्कस होगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉल जेलेंस्की एंड टेल देम कि क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन को ट्रंप बताएंगे। लेकिन मीटिंग से पहले ही जो इन्वायरमेंट बन गया, जिस तरीके से पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो रही है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन खिलाफ खड़े हो रहा है, तो मीटिंग प्रीपोन करना पड़ा कि भाई नहीं, बाद में नहीं, पहले ही बताओ। यूरोप क्या क्या कहना है? यूरोप ये कह रहा है कि भाई को टेरिटरी नहीं दी जाएगी। पुतिन साहब क्या कर रहे हैं? भाई हम तो टेरिटरी छोड़ेंगे नहीं। जेलेंस्की कह रहा है कि हमें नाटो का मेंबरशिप दो और उसके बाद शांति का प्रस्ताव लेकर के आओ। पुतिन साहब कर रहे हैं नो मेंबरशिप टू नाटो। तो ये तो मीटिंग से पहले ही ये अपने बकवास बयानों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को फेल कर दिया है पहले ही। और इस मीटिंग से कोई फायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि खबर आ रही है कि आज फिर रूस ने 2 शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये किस तरह की बातचीत होगी, ये समझ के बाहर है। बिल्कुल। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एसआईआर विवाद पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सबसे बड़ी अदालत ने एसआईआर को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर मतदाताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उनके हक में है, जिस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के लिए लोग इतने सारे दस्तावेज कहां से लेकर आएंगे। तब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि एसआईआर में 11 दस्तावेज रखे गए हैं। 11 में से मतदाता को सिर्फ 1 दस्तावेज देना होगा, इसलिए यह मतदाताओं के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को विपक्षी दलों के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर काम तमाम कर दिया विपक्ष का। देखिए, विपक्ष के पास ये इलॉजिकल बात, मूल बात क्या है कि हर चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए। क्यों भाई? लोग मरते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, 18 साल के उम्र के लोग उस वोटर लिस्ट में उनका नाम आता है। आप वोटिंग करने जा रहे हो, वोटर लिस्ट आप ठीक नहीं करोगे। ये कोई स्टैटिक चीज होता तो 2003 में जैसा था बस वैसा ही रहेगा, ऐसा होता नहीं है। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई ये जो, और ये काम किसका है? इलेक्टोरल रोल बनाने का। संविधान में इलेक्शन कमीशन को मात्र 2 अधिकार दिए गए हैं संविधान में। फिर उसके बाद पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ईसी को और कई सारे अधिकार मिले हुए जिसके जरिए वो इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है इलेक्टोरल रोल बनाने का पहला जो कर्तव्य, दायित्व ईसी को दिया गया है इलेक्टोरल रोल बनाने का, और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का। मामला खत्म। आप राजनीति करना चाह रहे थे एसआईआर को लेकर के, लीजिए आप जवाब दीजिए। भाई सोनिया गांधी 1988 में बन गई वोटर पहले बन गई और 3 साल बाद उन्होंने नागरिकता ली।
ये राहुल गांधी ये टी शर्ट पहन करके, और जिसका टी शर्ट पहने वो भी मना कर रही है कि भाई ये कौन होता है। आप ये तमाशा नाटक नौटंकी करना चाह रहे हो, अब जवाब दो कि ये सोनिया गांधी का नाम कैसे आया। वो इसलिए आया कि उस समय इलेक्शन कमीशन जो है वो दरबारी हुआ करता था, दरबारी हुआ करता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। नहीं तो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बनी हुई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नाम भी नहीं मिलता। ये लोग तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस करीब करीब 25 से 30 बार टूटी है, लेकिन कांग्रेस की सारी संपत्ति गांधी परिवार के पास है। जो धरा टूट के गया उसके पास कुछ नहीं। तो ये देखिए, ये गांधी परिवार, इसके काले कारनामे इतने ज्यादा है कि वो कुछ भी बात उठाते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में वो सही साबित होता है, ना जनमानस में सही साबित होता है। बताइए, राहुल गांधी से ज्यादा तो लोग जो है भी चिंता किस बात के लिए कर रहे हैं, तो वो कुत्तों को पकड़ा जाए, मारा जाए या न किया जाए। वो मुद्दा एसआईआर से ज्यादा चल रहा है। घर में लोग एसआईआर से ज्यादा इन कुत्तों का क्या होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पब्लिक पल्स ये कांग्रेस ने समझना और उसके ऊपर कार्य करना ये वो भूल चुकी है। सही कहा आपने। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गया है। चुनाव आयोग की सिफारिशों के बावजूद ममता सरकार ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जिनके खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोप हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को समन जारी किया और कहा कि वो दागी अधिकारियों को न हटाने पर दिल्ली आकर स्पष्टीकरण दे। जिसके बाद मनोज पंत चुनाव आयोग के सामने पेश हुए। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ जब ममता सरकार ने एक दिन पहले चुनाव आयोग को खत लिखकर कहा कि वोटर लिस्ट अपडेशन गड़बड़ी को लेकर अभी अपने अधिकारियों को निलंबित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद इसी ने मुख्य सचिव मनोज पंत को 13 अगस्त शाम को ही 5 बजे तक निर्वाचन सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दे दिया। ये टकराव अभी और आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ममता बनर्जी एसआईआर होने नहीं देंगी, वहां सीआरपीएफ लगाना पड़ेगा, आर्मी उतारनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कर पाओगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बदलना पड़ेगा। ये सचिव साहब जो आ रहे हैं इनको सस्पेंड कीजिए। आप राज्य सरकार हैं और इलेक्शन कमीशन के बातों को आप नजरअंदाज कर देंगे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है नहीं। कुछ जिलों में तय किया गया कि जरा देखते हैं कि भाई यहां क्या स्थिति है। कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बहुत सारी गलतियां हुई, हम लोग सेल्फ करेक्शन करने के लिए तैयार हैं, और इतना बड़ा चीज होगा तो गड़बड़ियां तो होंगी। तो जो एक्सपीरियंस बिहार में मिला है वो गलतियां बंगाल के अंदर ना हो, तो उसके लिए जो है कुछ पायलट इस तरीके से देखा गया, वहां मालूम चला क्या तो गड़बड़ झाला बहुत ज्यादा है। लोग पकड़े गए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ममता बनर्जी उसको बचाने में लग गई। ऑलरेडी नोटिस भेजा जा चुका है कि बंगाल में अब एसआईआर शुरू होगा, और उसके बाद यही हाल रहा तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी कोऑपरेट नहीं करेगी। वहां की सरकार, वहां के ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया वहां नहीं होगी? होगी। फिर केंद्र को एक्शन में आना पड़ेगा, फिर बाहर से आपको अधिकारियों को वहां भेजना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी वो लड़ेंगी, वो होने नहीं देंगी। और ये कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट वहां के कार्यकर्ता वो तो एसआईआर मांग रहे हैं, लेकिन दुविधा ये है कि राहुल गांधी हो या ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो दिल्ली में आकर के एसआईआर पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके लिए भी एक मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार की होगी कि जब इलेक्शन कमीशन उनसे मदद मांगेगा कि भाई यहां तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार क्या करती है इस पे सबकी नजर होगी। जी, खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की बिहार मीटिंग की। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में 2 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी।
बैठकों में विभिन्न जिलों के संभावित प्रत्याशियों के साथ साथ टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, सदस्य परिणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी और कुणाल चौधरी मौजूद रहे। इनके साथ ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान और तीनों प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। ये कमेटी पूरे प्रदेश से टिकट आवेदकों से मिलेगी। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटों की मांग पर अड़ी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के क्या है मायने और महागठबंधन में टेंशन क्यों? देखिए, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, सारे डिस्ट्रिक्ट से बुलाया गया है। तो पहली नजर में ये तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव डालने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हमारे पास लीडर्स और कार्यकर्ता 243 सीटों के ऊपर है और अब आप पीछे से कह रहे हो कि हमें 70 सीट चाहिए। पिछली बार 70 मिला था, इस बार भी 70 दो। और आपने वहां मीटिंग बुला ली। यह मीटिंग नॉर्मल तब माना जाता जब ऑलरेडी ये डिसाइडेड होता कि कौन पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है, कौन कौन सी सीटों पे लड़ रही है, कौन कौन सी सीटों पे लड़ रही है। लड़ेंगे आप 7 और 243 सीटों के ऊपर जो है लोगों को बुला करके आप जो है वहां पे, तो इसका मतलब क्या है? ये दरअसल ब्लैकमेल किया जा रहा है। और जो दशा दिख रही है उससे तो महागठबंधन में आंकड़े फिट नहीं बैठ रहे। ये बहुत दिनों से वो हेलीकॉप्टर के ऊपर मछली खाने वाला वीआईपी पार्टी का अध्यक्ष है, वो कह रहा है कि हमें 60 चाहिए, 40 पे मान भी सकता है, लेकिन अगर 100 सीट ये वीआईपी और कांग्रेस पार्टी ही ले जाएंगे तो बाकी बचा 143। उसमें से भी 45 सीटें जो हैं वो लेफ्ट वाले मांग रहे हैं, सीपीआई एमएल वाले मांग रहे हैं, सीपीआई वाले मांग रहे हैं, तो बच गया 100 के आसपास। क्या 100 सीटों पे लड़ेगी आरजेडी? और इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कह रहा है हमें दो, वो चिराग पासवान के चाचा भी बोल रहे हैं हमें दो। अभी पार्टियां बढ़ रही है और सीटें जो है वो 243 ही है। और ऐसे में जब इस तरह के दबाव डाले जाएंगे, इसका मतलब तो ये है कि भाई सबसे पहला काम महागठबंधन के टिके रहने का पहला संदेश तब आएगा जब सीटों का बंटवारा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है। और जब तक ये फैसला नहीं होता है, इस तरह का कोई भी कार्यक्रम वो अपने ही गठबंधन, अपने ही अलायंस पार्टनर के ऊपर ये दबाव डालने जैसी क्रिया बताई जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।